जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयश्री एनसीईआरटी बैच के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने विजयश्री एनसीईआरटी बैच का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग के पहले क्लास को डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने पदार्थ और पदार्थ के प्रकृति को समझा था। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट की चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो आपका पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही सभी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों को रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आगे का जो कंसेप्ट है वो आप सबों को समझ में आए। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी छात्र मैटर इन आवर सराउंडिंग का पहला क्लास नहीं देख पाए हैं तो सर उस क्लास का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस क्लास को देख सकते हो और साथ ही इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। मेरे मित्र, हम लोग अगर अपने पिछले क्लास की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग पदार्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप सभी ने क्या देखा था? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने देखा था कि इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं वे जिस सामग्री से बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और मेरे मित्र, फिर आपने क्या देखा था कि गुरुजी कोई भी वस्तु है तो उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है सर? उसका आयतन भी होता है। और मेरे मित्र, इसी बेस पे आप ये भी कहते हो कि गुरुजी एक्चुअली किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ के कण का द्रव्यमान होगा। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें द्रव्यमान होता है, साथ ही साथ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और खिसकाते हैं तो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ने क्या देखा कि प्राचीन समय में चूंकि साइंस डेवलप नहीं था तो उस समय ऋषि मुनियों की बात ज्यादा माना जा रहा था। तो उस समय के जो भारतीय दार्शनिक थे और साथ ही साथ कुछ यूनानी दार्शनिक थे, उन सभी का यह मानना था कि पदार्थ पंच तत्व से मिलकर बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यदम शरीरा। तो ये चीजें तो आपने देखा कि सर अग्नि वायु आकाश जल और जो पृथ्वी है इनके समायोजन से प्रारंभ के जो ऋषि मुनि और दार्शनिक थे वे कह रहे थे कि इस दुनिया की प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो है वो किससे बनी हुई है? इसी पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ने क्या देखा? जैसे ही साइंस डेवलप हुआ, जैसे ही हम लोग आधुनिकता के दौर में आए, हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आना शुरू हो गया। साइंस ने क्या किया? तो सर पदार्थ को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया। पहले उसके भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा उसके रासायनिक गुण के आधार पर। और मेरे मित्र, फिर आप सभी पदार्थ के अगर भौतिकीय स्वरूप की बात करते हो तो क्या कहते हो कि गुरुजी पदार्थ जो हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं और साथ ही साथ पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, इतना कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और साथ में मेरे मित्र, पदार्थ के कणों के बीच में क्या देखा था? आप कहेंगे गुरुजी रिक्त स्थान होता है, जिसको हम लोग अंतराण्विक स्थान के नाम से जानते हैं। और पदार्थ के कण आपस में किससे बंधे होते हैं? आप कहते हैं सर एक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। साथ ही पदार्थ के कण सर अपने सतह में सर घूमते रहते हैं, यानी कि गति में रहते हैं। तो आप सभी ये कहते हैं कि पदार्थ के कण जो है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। मेरे मित्र, ये बेसिक बातें आप सबों ने पदार्थ के बारे में कल के सेशन में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को डिस्कस क्या करना है? अब हम लोगों को डिस्कस करना है पदार्थ की अवस्थाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्योंकि यहां तक की चीजें जो अभी मैंने आपको बताया ये कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि गुरुजी पदार्थ ये होता है और पदार्थ का ये भौतिक स्वरूप है और पदार्थ के कणों की प्रॉपर्टीज ये होती है, तो हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं उसकी अवस्था क्या है? दैट्स आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है सर? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, एक्चुअली हमारे आसपास में जो पदार्थ हमें दिख रहे होते हैं तो उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे पदार्थ दिखेंगे जो कैसा होता है सर? बहुत ज्यादा कठोर होता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपको दिखते हैं जो कैसा होता है गुरुजी? पानी के जैसा होता है। और बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी आपको दिखते हैं जो कि आपको हवा के जैसा होता है। हवा क्या है चिल्ला? आप कहोगे गैस है। आप कहेंगे ये कहां देखते हैं? तो एलपीजी जो घर में लगा हुआ है चिल्ला, ओकरा में क्या है? गैस से न भरा हुआ है, तो उसको तो हम हवा के रूप में कह सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब मेरे मित्र, मैं ये चीजें आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाह रहा हूं, इसीलिए तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी कुल मिला के हमारे आसपास में जो पदार्थ हमें दिखाई पड़ता है वो या तो कठोर होते हैं या पानी जैसे होते हैं या फिर गैस के जैसा होता है। बिल्कुल चला। और आपका एनसीईआरटी भी यही कह रहा है
क्या कह रहा है कि मेरे मित्र यहां पे अगर हम इस लाइन को फिर से दोहराना चाहे तो आपने कल के सेशन में जो भी एक्टिविटी करा उसके अनुसार कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और इसको हम लोग अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। अब मेरे मित्र यह बल कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। क्योंकि जो आप ये समझ रहे हैं कि गुरुजी कोई भी हमारा पदार्थ है, मान लीजिए कि ये हमारा पदार्थ है और ये छोटे छोटे कण हैं जिससे ये बना हुआ है, तो सर इसके कण आपस में क्या है, आकर्षित हैं। आप कहेंगे सर आकर्षण बल से। तो अब ये जो आकर्षण बल होगा वो पदार्थ अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा और मेरे मित्र पदार्थ के कणों में इसी आकर्षण बल की सामर्थ्य या आप कह लो क्षमता के चलते हम लोग हमारे आसपास में सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में क्या करते हैं, पदार्थों को देखते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये बात आप इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, इसी के चलते होता है। मेरे मित्र मैं आपको सीधे सीधे यहां पे ले जाना चाहूंगा पदार्थ की अवस्था को समझने से पहले। अभी हम पदार्थ की अवस्था को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस मोटे तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीन स्टेट आप अपने आसपास देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये तीनों अवस्था आखिर क्यों होते हैं, जबकि हमारा केमिस्ट्री हमको ये सिखा रहा है कि जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो मेरे मित्र वही केमिस्ट्री आपको यह भी कह रहा है कि सॉलिड में जो अंतराण्विक आकर्षण बल की क्षमता होगी, लिक्विड में जो अंतराण्विक आकर्षण बल की क्षमता होगी और गैस में जो अंतराण्विक आकर्षण बल की क्षमता होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। मेरे मित्र आप सभी क्या देख पा रहे हो, आप सभी देख पा रहे हो कि गुरुजी यहां पे जो कण है, यहां पे जो कण है ये कण क्या है, तो हमारे नजर से या हमारे समझ से ये बहुत ज्यादा पैक्ड है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, यानी कि इसके बीच में अगर हम लोग इसके बीच में गैप ढूंढना चाहें, बोले तो रिक्त स्थान ढूंढना चाहें, तो आप सभी क्या कहेंगे, सर बहुत नग्न है। मतलब बहुत नग्न का मतलब क्या हुआ चिल्ला कि सर बहुत ज्यादा कम है। तो आप सभी ने कल के सेशन में क्या देखा है कि गुरुजी अगर नजदीकियां बढ़ेगी तो आकर्षण बढ़ेगा। अब यहां पे पदार्थ के कणों के बीच में जगह बहुत कम है तो आप कहेंगे सर जो हमारा ठोस रूप में पदार्थ दिखाई पड़ता है उसके कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, ध्यान से समझिएगा चिल्ला, यही सब बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है और एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है कि चीजें आपको इलॉबरेशन के साथ देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पे पॉइंट टू पॉइंट एक्टिविटी और डायग्राम के साथ आपको समझाया जाता है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और मेरे मित्र पूरे मनोयोग से साइंस को सीखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस सीरीज से बेस्ट सीरीज आपको कोई यूट्यूब पे मिलेगी। और ऐसे आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि विजयश्री एनसीईआरटी बैच के सभी वीडियोस को आप लोगों ने भरपूर सराहा है और भरपूर प्यार दिया है और मैं इसी प्यार और सराहना की उम्मीद आगे भी रखूंगा। और क्लास के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, एक चीज बस माइंड में सेट कर लीजिएगा, अगर आप तैयार हैं तो मेरे मित्र हम भी आपके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप सभी अब ये कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि सॉलिड के कण जो हैं, जो सॉलिड के कण हैं उसके बीच में जगह बहुत कम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर इसकी नजदीकियां बढ़ रही है तो आकर्षण तो ऑटोमेटिक है गुरुजी बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि सर जो आपका ठोस का कण होता है इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखिएगा, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मेरे मित्र अगर किसी के पास एटीट्यूड बहुत ज्यादा है तो ऐसे ही आकर के चलेगा, इसीलिए ठोस आपको हमेशा आकरा हुआ मालूम पड़ता है, यानी कि कठोर मालूम पड़ता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, जब आप एक गिलास पानी लेते हो तो आप उस पानी का स्ट्रक्चर क्या देखते हो कि जैसे ही गिलास में डाले एकदम गिलास जैसा हो गया। अब ओकरा कोनो सर पानी दोसर पानी बोतल में डाल दो, पानी बोतल का जैसा शेप होगा वो एकदम नुरिया सुरिया के घूम गया। तो मेरे मित्र आप ये बताओ कि आप सभी जिम्नास्टिक्स भी या जादूगर को भी देखते होंगे और YouTube पे बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएगी जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को बहुत लचीला बना लेते हैं और हम या आप जो हैं वो जिस तरह से कर रहा है उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आप कहते हैं सर उसने तो प्रैक्टिस करा था। मेरे मित्र ये प्रैक्टिस और शरीर के लचीलापन को ही आप यहां पे पदार्थ के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो मेरे मित्र जो हमारे शरीर में लचीलापन आता है तो आप सभी कहते हैं वो तो अलग अलग जगह पे ज्वाइंट होता है और उस पर अगर लगातार प्रयास किया जाए तो वो आ जाएगा। मेरे मित्र लिक्विड के पास ऐसा कोई ज्वाइंट नहीं होता है। लिक्विड के जो कण हैं वो क्या है, तो सर अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं।
चूंकि पदार्थ के इस तीनों ही अवस्था में आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि सर इसके कण गति कर रहे होते हैं। तो मेरे मित्र लिक्विड के कणों के बीच में गैप ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि आकर्षण बल सर जो सॉलिड है उससे क्या होगा, कम होगा। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि लिक्विड में ठोस से ज्यादा, लिक्विड में क्या होगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठोस से ज्यादा क्या होगा सर, स्थान होगा। मैं यहां पे रिक्त स्थान लिख दूं या फिर अंतराण्विक स्थान लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अंतराण्विक स्थान, ठोस से ज्यादा अंतराण्विक स्थान होगा लिक्विड में। जबकि मेरे मित्र जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आकर्षण बल ठोस से कम होगा। क्यों? क्योंकि कणों के बीच में दूरी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सर आकर्षण बल घट जाएगी, तो आकर्षण बल ठोस से क्या होगा, आप कहेंगे सर कम होगा। किसमें सर जी, लिक्विड में। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हो कि चूंकि इसके कणों के बीच में गैप कम है, सॉरी गैप ज्यादा है और साथ ही साथ आकर्षण बल कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कण जहां कहीं भी जाएंगे अपने आप को समेटना चाहेंगे। चूंकि आकर्षण मान लो कि हेगरा और हेगरा में है, तब किसी आप वाटर बॉटल में रख दो, पानी को किसी ग्लास में रख दो, तो ई कण तो चाहेगा कि हम एक साथ संपर्क में आ जाएं। यह चाहने के फिर में क्या होता है, सब कण जो है सर वो अलग अलग डिफॉर्म हो जाते हैं। यानी कि चूंकि इसके कणों के बीच में वो मजबूती नहीं है कि ये सर अपने आकार को बनाए रखे, इसीलिए ये क्या करती है सर, जैसे जैसे आप इसको अलग अलग आकार वाले वस्तु में रखते हो सर, इसकी आकर्षण बल कम होने की वजह से वो उसी का क्या करता है सर, आकार ले लेता है। तो किस पे डिपेंड कर रही है चेला, किस पे डिपेंड कर रही है सर, आकर्षण बल के सामर्थ्य पे डिपेंड कर रही है। अब गैस की बात करो, गैस तो सर लिक्विडों से खत्म है। एकर तो कम से कम ये है कि इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन जो गैस होता है सर इसके वॉल्यूम की भी तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। काहे? तो सर इसके कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर आप देखो तो दोनों ही पदार्थों से ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सर गैस में जो अंतराण्विक स्थान होगा, गैस में जो अंतराण्विक स्थान होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी सबसे ज्यादा होगा। किससे होगा सर, ठोस और द्रव से भी ज्यादा होगा। और साथ ही मेरे मित्र इसके कणों के बीच में आकर्षण, मतलब इसके कणों के बीच में जो स्नेह की बात करोगे तो सबसे बेरैल यही रहेगा। मतलब गांव घर में एक ऐसा लोग होता है जिसको किसी से नहीं बनता है, तो सर ये जो गैस है सर वही कण है। गैस के जो कण होते हैं सर इसको किसी से नहीं बनता है और इसीलिए बहुत दूर दूर रहते हैं। क्या रहते हैं सर, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो मेरे मित्र आप ही खुद समझो कि आप हो यहां, होने वाली हो जाए सर अमेरिका की, तो अट्रैक्शन क्या होगा, आप कहेंगे सर वो काम में मगन है, वो कमा खोटा रहा है, हम वो अपना कमा खोटा रहे हैं। तो मेरे मित्र कणों के बीच में जैसे ही दूरी बढ़ेगी आप सभी क्या कहिएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आकर्षण जो है वो सबसे कम होगी। आकर्षण बल आप क्या कहिएगा, आकर्षण बल सबसे कम, आकर्षण बल सबसे कम। और सर आकर्षण स्थान, अंतराण्विक स्थान आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा। तो मेरे मित्र चूंकि गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान है वो क्या है सर, तो सर सबसे ज्यादा है। और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, तो सर सबसे कम है। तो इसका न तो आकार फिक्स होता है और न ही सर इसकी आयतन फिक्स होती है। आप इसको जिधर डाल दोगे सर ये उधर ही मतलब चलना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात कि सर चूंकि इसके कणों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो सर इसके कण बहुत तेजी से अपने सतह में गति करते रहते हैं। और मेरे मित्र आपको यहां पे एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। आप कहेंगे सर समझ गए हैं ये बल, यह कणों को एक साथ रखता है, यह भी समझ चुके हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मेरे मित्र इस आकर्षण बल का सामर्थ्य आपने सर ठोस जैसे पदार्थ, लिक्विड जैसे पदार्थ, गैस जैसे पदार्थों में क्या कर लिया है सर, अलग अलग देख लिया है। अब आइए सर एनसीईआरटी क्या कह रहा है। मेरे मित्र कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं, और मेरे मित्र जब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप पदार्थ की अवस्था की चर्चा कर रहे हैं तो चले जी एनसीईआरटी आपको क्या समझा रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा इसकी लाइन को, बाद बाकी तो समझाने के लिए हम आपके पास हैं ही। कह रहा है कि अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखो, देख लो चलो ध्यान से, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे अमूमन हम देखते हैं तो हमें ठोस नजर आता है, द्रव नजर आता है, गैस नजर आता है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर जो पदार्थ का ठोस अवस्था है उसमें सर अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है,
जिस वजह से ठोस हमेशा अकड़ल रहता है कि हमारा पास इतना ताकत है कि कितनों लाठी चला लेगा हमारा आकार नहीं बदलेगा। और चला फिजिक्स में कोई भी दृढ़ या कठोर ऑब्जेक्ट है उसको परिभाषित कैसे करते हैं कि सर कोई भी वस्तु फिजिक्स में दृढ़ कहलाएगी कब, जब हम लोग सर उसको तोड़ दें लेकिन उसका आकार परिवर्तित ना हो, मतलब वो सर बहुत ज्यादा कठोर है। मतलब फिजिक्स में कोई भी वस्तु आपका दृढ़ कहलाती है, हार्ड यानी कि रिजिड कहलाती है। क्यों? क्योंकि सर दृढ़ या रिजिड वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसको तोड़ने पर भी उसका आकार नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि सर उसके कणों के बीच जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से उसके कण मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, इसीलिए उसका आकार नहीं बदलता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर ऐसा ऑब्जेक्ट ठोस कहलाता है, बिल्कुल, और वही एनसीईआरटी कह रहा है। और मेरे मित्र जो ये समझा रहा है कि उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल विशेषताओं के कारण होती है, क्योंकि सबके कणों की व्यवस्था अलग अलग होती है और सबके कणों को बांधे रखने वाले बल की जो सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। अब मेरे मित्र क्या कह रहा है कि जब हम लोग पदार्थ के इस तीनों ही अवस्था को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डील कर रहे हैं, तो आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी हम तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हम यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ठोस, द्रव और गैस ही है। और हमारे एग्जाम में पदार्थ के चौथो अवस्था पूछ लिया जाता है, पांचवा अवस्था पूछ लिया जाता है। तो मेरे मित्र एनसीईआरटी का जो सिलेबस आप कर रहे हैं या जो मार्केट में भी बुक मिल रहा है उसमें क्या है, अपडेटेड सिलेबस है। बच्चों के क्लास 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के बर्डन को कम करने के लिए कुछ कुछ टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन बच्चों के लिए हटाया गया है, आपके लिए नहीं हटाया गया है। तो आप कहेंगे कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे मित्र इसीलिए तो आप इस विजयश्री एनसीईआरटी बैच से जुड़े हुए हैं। आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे, चिला किसकी बात करेंगे, पदार्थ की अवस्था की बात करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल 5 हैं। कितने हैं चिला? 5। ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा? तो पहला है आपका सॉलिड। पहला क्या है? सॉलिड। क्या कहोगे गुरुजी? ठोस। दूसरा क्या है चिला? लिक्विड। क्या कहोगे गुरुजी? तरल। लिक्विड मतलब पानी नहीं समझ जाइएगा, तरल कहिएगा या द्रव कहिएगा, ठीक है। और यहां पे तीसरा क्या है? तो सर जी गैस। मेरे मित्र ये जो आपका क्रम से लिखा हुआ है, ये जो आपका क्रम से लिखा हुआ है कि पदार्थ की अवस्था टोटल कितनी? 5। पहला कौन चला? सॉलिड। दूसरा कौन? लिक्विड। और तीसरा कौन? गैस। तब पूछा जाएगा सवाल पदार्थ की पहली अवस्था है तो कहोगे सॉलिड, दूसरी अवस्था है तो लिक्विड, तीसरी अवस्था है तो गैस। आप कहिएगा गुरुजी पूछ दिया चौथी अवस्था, तो चला याद रखना अगर हम बात करेंगे पदार्थ के फोर्थ स्टेट की, तो फोर्थ स्टेट हमारा क्या होगा? प्लाज्मा होगा। क्या होगा चिल्ला? प्लाज्मा। और मेरे मित्र इसको हम लिखेंगे भी कुछ इसी तरीके से, और साथ ही ध्यान रखेंगे अगर हम 5वें अवस्था की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? बीईसी। क्या कहते हैं सर? बीईसी। और मेरे मित्र इसी को हम लोग फुल फॉर्म में बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। तो अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, आप कहेंगे सर प्लाज्मा अवस्था। मैं यहां पे इस चीज को मेंशन कर दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चिल्ला। जब भी सवाल करा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिकम्स टू द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, आप कहेंगे गुरुजी प्लाज्मा अवस्था। अब 5वीं अवस्था कौन है? तो आप सभी कहिएगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है? आप सभी याद रखेंगे सर 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हम सीख गए। नहीं सीखे हैं। अब अगर आपसे सवाल यह कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की लोकप्रिय अवस्था कहलाती है? लोकप्रिय का मतलब क्या हुआ? जन जन का नेता। अच्छा सॉरी, ये बात नहीं बोलना चाहिए चिल्ला, नेता वाला बात बोलेंगे तो फिर ये इलेक्शन परसेप्शन भी उसे हो जाएगा। लोकप्रिय का मतलब क्या हुआ? सर पॉपुलरिटी। तो मेरे मित्र ये बताओ कि कोई भी चीज आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा, जैसे किसी एक विशेष क्षेत्र का मिठाई जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? सर नामी होता है। तो नामी होना मतलब सर लोकप्रिय होना। तो चला ये बताओ कि तू भारत के किसी भी कोना में है, चाहे पश्चिम बंगाल से बैठ के देख रहा है, उड़ीसा से, झारखंड से, या फिर बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है,
तो वहां पे अगर कोई ईंट है तो उसको सॉलिड न कहोगे, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर उड़ीसा में चला पानी को हम पानी कह रहे हैं, तब बिहार में पानी को क्या कहेंगे? आप कहोगे गुरुजी ये मजाक वाली बात हो जाएगी। नहीं, समझने वाली बात है चला, क्योंकि बहुत सारे छात्र को लगता है कि अच्छा ये चीज भी हमको रटना होगा, और कई सारे छात्र रट रहे होते हैं। पदार्थ की लोकप्रिय अवस्था ठोस द्रव गैस, पदार्थ की लोकप्रिय अवस्था ठोस द्रव गैस। अरे काहे का चला, लोकप्रिय का मतलब हुआ सच अ टाइप ऑफ थिंग्स विचार सर आप कह सकते हो कि एक्सपेंडेड है वो चीज, मतलब पूरी तरीके से नामी है। तो नामी का मतलब पॉपुलर हुआ। और चूंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग इस चीज की बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की, तो प्रत्येक जगह पे अमेरिका में भी यही सॉलिड मिलेगा, अमेरिका में भी लिक्विड को लिक्विड ही बोला जाएगा, गैस को गैस ही बोला जाएगा। तो इसीलिए मेरे मित्र ये जो सॉलिड और साथ ही साथ लिक्विड और साथ ही साथ जो गैस है, ये क्या है आप सभी ध्यान में रखना, ये पदार्थ की लोकप्रिय अवस्था है। क्या है चला? पदार्थ की लोकप्रिय अवस्था है, बोले तो पॉपुलर स्टेट है। क्या है? पॉपुलर स्टेट है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको पदार्थ की अवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ये वाली बातें, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये सभी होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके मन में आया है चला कि सर पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर यह वर्गीकरण है। चूंकि मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इन दिस चैप्टर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुण की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो मेरे भाई आप सबों के मन में यह सवाल आना लाजमी है कि सर व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा एंड व्हाट इज बीईसी। यह आना तो लाजमी है। तो मेरे मित्र आंसर आपका एनसीईआरटी दे रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। अब आप अपने आसपास के कुछ चीजों को सर एकत्रित कीजिए। थोड़ा सा हम लोग बच्चा वाला माइंडसेट यहां पे लागते हैं। आप अपने आसपास में सर पेन जो आपके हाथे में होगा, किताब आपके बगले में होगा, सुई और लकड़ी की छर, ये सब को देखो, क्या पाओगे? आप कहोगे कि गुरुजी इन सभी को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये सब के सब कठोर हैं। क्या है? रिजिड हैं। तो मेरे मित्र एनसीईआरटी कह रहा है यहां पे ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी कह रहा है कि आप ये पेन कॉपी किताब को जो एक जगह से लाए हो, चिल्ला कहीं से ला करके एकत्र किए हो, इन वस्तुओं को चारों ओर घुमा करके सर पेंसिल का एक रेखा चित्र बना लीजिए अगर मन है तो। अब आप यहां पे क्या देखेंगे कि क्या इन सभी का निश्चित आकार है, अस्पष्ट सीमाएं हैं, स्थिर आयतन है, इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? मेरे मित्र ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी देखो कितना तेज है। एनसीईआरटी पहले से फिक्स कर रखा है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सर टीचर की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी को नहीं समझेगा, और वही स्टूडेंट समझेगा जो सर उस क्लास को पार कर गया है। ये नीति है। नहीं तो क्या जरूरी था ये सब करने का कि गिराने से क्या होगा? अब क्लासरूम में बैठा है बच्चा, तू कहां जाएगा गिराने के लिए पेन को? सीधे सीधे कह देता कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसकी जो आकार होती है और साथ ही साथ जो आयतन होती है वो निश्चित होती है। क्योंकि अगर किसी भी पदार्थ का आयतन निश्चित है या आप कह सकते हो स्थिर है, तो वो पदार्थ संपीड्य नहीं होगा, क्योंकि उसको दबाया नहीं जा सकेगा। मेरे मित्र ये मार्कर पेन है। अब आप सबों को मालूम है कि सर ये इसी टाइप में रहेगा तो इसकी वॉल्यूम भी तो सर इतना ही होगा। अब इसकी वॉल्यूम फिक्स है, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती है, तो क्या हम इसको दबाएंगे तो दबेगा? आप कहेंगे नहीं दबेगा। अब मेरे मित्र यहीं पे हम कोई पॉलिथीन ले आए और उसमें पानी भर दें और उसको दबाएं, तो आप कहेंगे सर जो दबाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। तो जो आकार बदलेगा वो लिक्विड के इधर उधर जाने से बदलेगा। लेकिन ये चीज हमको सॉलिड में यानी कि ठोस अवस्था में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होंगे उसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आयतन स्थिर है तो सर ये दृढ़ और कठोर होंगे, साथ ही साथ क्या होगा? असंपीड्य होगा। अब ये बात किसकी करा कि सर क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? मतलब कभी ऐसा हुआ है चिल्ला कि आप कॉपी और किताब को एक जगह रख दिए हो और सुबह उठ के देखे हो तो सर जो पेन है आपका, जो आपका कॉपी और जो किताब है वो दोनों मिला हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? या फिर आप अपने बैग में सर बुक रख दिए और पेन रख दिए और एक छोटा सा सुई रख दिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो बुक पेन और सुई आपस में मिल गया है? आप कहेंगे गुरुजी ऐसा तो हम कहीं नहीं पढ़े हैं। मेरे मित्र ऐसा इसलिए नहीं पढ़े हैं क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है।
कभी भी दो ठोस पदार्थ के कण आपस में नहीं मिलते हैं। जब हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं सर? सर उसके रिजिडिटी के बेस पे देख रहे होते हैं। हाँ, ठोस को पानी में मिलाना चाहेंगे, मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर कि जब दो ठोस के कण एक साथ नहीं आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें विसरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विसरण का मतलब ही होता है पदार्थ के कणों का आपस में मिल जाना। याद कीजिए, मैंने आपको कल बताया है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब अगर हमसे कोई ये पूछ दे कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड सब्सटेंसेस की, तो हम सभी कहेंगे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार और आयतन क्या होता है? आप कहेंगे निश्चित होता है, कठोर होता है, साथ ही साथ क्या होता है? तो सर असंपीड्य होता है और इसमें विसरण की प्रक्रिया न के बराबर होती है। और मेरे मित्र यही चीज कह रहा है आपका एनसीईआरटी कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं और हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन यानी कि नग्न संपीड़ता होती है और बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फिर तो हमें यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है उसको लिखना होगा। बिल्कुल लिखना होगा। चला, आप सभी यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा मैं उल्टा पेज ले रहा हूं तो फिर आपको नहीं, हाँ ये तो ठीक है, इसी पेज में लिखते हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे हेडिंग लगा लो। आप सभी यहाँ पे हेडिंग लगा लो सर ठोस के गुण, या सीधे सीधे आप क्या लिख लो, ठोस या फिर आप कह सकते हो सॉलिड। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना, कि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, निश्चित होता है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें, या आप मेरे मित्र ऐसे भी कह सकते हो, वैसा कोई भी पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर ठोस कहलाएगा। अब आप सभी क्या कह सकते हैं कि ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ठोस का घनत्व उच्च होता है। अच्छा ये बताओ, घनत्व कितने छात्र यहां पे समझ रहे हैं? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, जब भी हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या है? तो सर मास बटा वॉल्यूम। क्या है? मास बटा वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो मेरे मित्र चूंकि किसी भी चीज को अगर हम भौतिकी में डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमको उसका पर यूनिट चीज मालूम पड़ता है। तो हम यहाँ पे इस रो को यानी कि डेंसिटी को ध्यान में रखेंगे, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू m बाई v हम कह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि प्रति एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान क्या कहलाएगा? सर घनत्व कहलाएगा। बिल्कुल मेरे मित्र ध्यान देना, जब हम ठोस की बात करते हैं तो ये जो इसके कण है ये क्या है? तो सर बहुत टाइटली पैक हैं। तो जाहिर सी बात है कि ठोस में प्रति एकांक आयतन पर जो कण होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे ज्यादा होगा। और सर जब कण ज्यादा होगा तो उसके द्रव्यमान भी ज्यादा होंगे, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ठोस का घनत्व क्या होता है? सर उच्च होता है। क्या होता है चला? उच्च होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ठोस असंपीड्य होते हैं। मेरे मित्र बोले तो इनकंप्रेसिबल होते हैं। मतलब क्या? कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। बोले तो ठोस क्या होंगे सर? आप सभी कहेंगे असंपीड्य होते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे कि ठोस में विसरण की प्रक्रिया, विसरण किसको कह रहे हैं? डिफ्यूजन। किसको कह रहे हैं चला? डिफ्यूजन को। तो ठोस में विसरण की प्रक्रिया न के बराबर होती है। ठोस में विसरण की प्रक्रिया न के बराबर होती है। क्या कहिएगा कि सर जो सॉलिड सब्सटेंसेस होगा उसमें डिफ्यूजन ना के बराबर होगा। डिफ्यूजन क्या है? तो आप सभी बड़े ही सरल शब्दों में याद रख लीजिएगा यहां पे कि पदार्थ के कणों का आपस में
मिलने की प्रक्रिया है। पदार्थ के कणों का आपस में मिलने की प्रक्रिया, सरल शब्दों में याद रख लेना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। पदार्थ के कणों का आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चला आप सभी कहेंगे गुरुजी विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो मेरे मित्र, जो एनसीईआरटी कह रहा है आपका, जो एनसीईआरटी कह रहा है कि सर जो ठोस होते हैं इसका आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन, नग्न संपीड़ता, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं सर? कठोर और दृढ़ होते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टीज आपने समझ लिया। अब यहीं पे एनसीईआरटी और आपको समझाना चाह रही है कि ठोस का मतलब तो आप सभी समझ चुके होंगे कि गुरुजी ये हार्ड होगा, लेकिन चला पाव रोटी उसका एक निश्चित शेप है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि पाव रोटी या स्पंज क्या है, ठोस है या नहीं है, तब आपका जवाब क्या होगा? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी पाव रोटी और स्पंज ठोस ही हैं, लेकिन ये ठोस के अपवाद हैं। क्या है सर? ठोस के अपवाद हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। और यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्योंकि उसका तो आकार बदल जाता है। क्योंकि आपके मन में तो ये कंसेप्ट होगा कि गुरुजी इसका आकार निश्चित होता है, लेकिन ठामे कह देगा, ऐसे ही पढ़ के उठोगे कह देगा बताओ तो पढ़ लिया रबर बैंड क्या है, ठोस है कि द्रव है? अब कहोगे मास्टर ये तो पता भी नहीं किया। तो मेरे मित्र, एनसीईआरटी कह रहा है कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेते हैं, तो क्या चीनी और नमक ठोस नहीं है? मेरे मित्र फिर कह रहा है स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ध्यान देंगे, आगे कह रहा है, इसमें आगे कहा जा रहा है मेरे मित्र, आगे कहा जा रहा है कि ये सभी ठोस हैं। जितना भी एग्जाम्पल मेरे मित्र यहां पे आपने देखा, चाहे स्पंज की बात करो, रबर बैंड की बात करो, पाव रोटी की बात करो, ये सभी क्या है? चला ठोस हैं। क्यों हैं ठोस? तो मेरे मित्र, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये ठोस है। क्यों? क्योंकि जब तक उस पर डिफॉर्मेशन फोर्स लगेगा तब तक वो अपने आकार में परिवर्तन दिखाएगा। जैसे ही डिफॉर्मेशन फोर्स खत्म हुआ, आप कहेंगे सर आकार में परिवर्तन खत्म हो जाएगा। अब मेरे मित्र, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखे, इसके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि गुरुजी नमक को हम किसी बढ़िया वाला सुंदर बोतल में रख देते हैं तो वो सर हमारा उसी का आकार का हो जाता है, तो नमक हमारा सॉलिड नहीं है। है सॉलिड। हमको नमक के जो कण है उससे मतलब है, न कि 1 केजी नमक को हम लोग किस किस अलग अलग आयतन वाले शेप में रख रहे हैं उससे। आप क्या कहेंगे? तो सर चीनी और नमक के कण भी ठोस हैं। बिल्कुल ठोस हैं, क्योंकि इसके क्रिस्टल का आकार क्या होता है सर? निश्चित होता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं, लेकिन स्पंज या पाव रोटी के केस में क्या होता है? आप कहेंगे सर ये संपीड्य होते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन से ठोस पदार्थ संपीड़न के प्रभाव को दर्शाता है, और आपके ऑप्शन में सर, आपके ऑप्शन में स्पंज लिखा हुआ रहे और सर पाव रोटी लिखा हुआ रहे, स्पंज और पाव रोटी दोनों लिखा हुआ रहे, तो आप ये परेशान मत हो जाना कि गुरुजी ने तो हमको बताया कि ठोस असंपीड्य होता है। नहीं, ठोस संपीड्य भी होगा, लेकिन सर जो ठोस संपीड्य होगा, जो ठोस संपीड्य होगा, उसकी प्रवृत्ति ये होगी कि जब तक उस पर बल लगाया जाएगा तभी तक वो आकार में परिवर्तन दिखाएगा। जैसे ही बल हटा लिया जाएगा सर वो अपने निश्चित आकार में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ठोस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। साथ ही ठोस के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल कहोगे सबसे ज्यादा, अंतराण्विक स्थान आप कहोगे सबसे ज्यादा सर, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल भी ज्यादा और सर अंतराण्विक स्थान भी क्या, सॉरी अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा नहीं होगा, चला सबसे कम होगा। ठीक है। अब मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चलो सॉलिड की तो बात हो गई, ये बता दो लिक्विड कैसे होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि लिक्विड के बारे में भी एनसीईआरटी यही कह रही है। अब यहां पे आपको कह रहा है कि कुछ और विकल्प ले, कुछ और वस्तु को इकट्ठा कर लीजिए, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, क्या कहोगे सर सब लिक्विड फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं।
तो कोई भी द्रव तरल क्यों होते हैं? क्योंकि सर इसका आकार बदलते रहता है, और आकार बदलने का रीजन क्या है? तो सर इसके कणों के बीच में आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कम है, जिस वजह से इसके कण सर फिसलते रहते हैं। और मेरे मित्र, फिसलने की वजह से ठोस की अपेक्षा इसके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। तो सर जैसा ही इसको अपने अनुकूल सर मॉलिक्यूल्स मिलता है, ये क्या होता है सर, फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी कि इसमें बहाव का गुण आ जाता है। तो मेरे मित्र, जो यहां पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग द्रव की बात करते हैं तो क्या होता है, तो सर इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आप सभी भी क्या कहेंगे कि गुरुजी, जब हम लोग लिक्विड की चर्चा करेंगे, यानी कि द्रव की चर्चा करेंगे, याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तरल कहेंगे। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, परंतु आकार निश्चित न हो, क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहिएगा द्रव कहलाता है। अब मेरे मित्र, आप सभी यहां पे द्रव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख लीजिएगा नोट करके। पहला चीज क्या कि ठोस के अपेक्षा द्रव का घनत्व निम्न होता है। और साथ ही मेरे मित्र, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये लिख सकते हैं कि द्रवों में बहाव का गुण होता है। द्रवों में क्या होता है? आप कहेंगे बहाव का गुण होता है, मतलब फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज है इसमें। साथ ही साथ मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्रव में विसरण की भी प्रक्रिया होती है। और मेरे मित्र, ठोस के अपेक्षा द्रवों में विसरण क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपको यहां पे ये चीज भी लिखना होगा, क्या कि ठोस के अपेक्षा द्रवों में विसरण ज्यादा होता है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण ज्यादा होता है। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो द्रव होते हैं वो ठोस की अपेक्षा संपीड्य होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव क्या होंगे? आप सभी याद रखिएगा, संपीड्य होता है, बोले तो दबाया जा सकता है। अब मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी, चूंकि आपने बताया है कि जो विसरण की प्रॉपर्टीज है ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि पदार्थ के कणों का आपस में मिलना है। क्या है? पदार्थ के कणों का आपस में मिलना। तो अगर हम किसी द्रव में ठोस को मिलाना चाहेंगे तो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मेरे मित्र, पानी में आप नमक या चीनी के जो कण होते हैं उसको सर मिलाते हो, तभी ना आपको नमक का घोल या चीनी का घोल मिलता है। तो चीनी क्या है आपका? आप कहेंगे ठोस। पानी क्या है आपका? तरल। तो सर द्रव में ठोस का विसरण होता है। अब सवाल यह है कि गुरुजी, क्या हम द्रव में कोई द्रव मिला दें तो विसरण होगा? बिल्कुल होगा। आपको मैंने कल बताया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं या अभी भी जो व्हाइट कपड़ा के शौकीन आदमी हैं, वो अपने कपड़ा में नील डालते हैं। और गांव घर में ये एक आम बोलचाल भाषा भी है कि एकदम पूरा देख लिए फलनुमा का लिखा के कि मतलब नील तिलोपाल मार के एकदम जो है चुएले था। तो मेरे मित्र, ये नील तिलोपाल जो है क्या हुआ? मतलब कि कपड़ा में नील डालने का मतलब हुआ। तो मतलब साफ है कि जब हम लोग पानी में किसी भी द्रव को डालेंगे तो वो सर द्रव पानी में घुल जाता है। अब सिवाय तेल के, अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये बात अलग करेंगे। लेकिन हम किसी अन्य लिक्विड की बात करें, किसी अन्य में मिश्रित होने की, तो आप कहेंगे सर द्रव तो आपस में मिश्रित होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि सर द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। अब सवाल एक और है, आप सभी को मालूम है कि मतलब जितने भी जीव जंतु हैं चिला, वे सब के सब सांस लेंगे। अब सांस में क्या लेगा? आप कहिएगा ऑक्सीजन लेगा। अब ये ऑक्सीजन जितना आपके लिए जरूरी है उतना तो हमरो लिए जरूरी है चिला। जितना हमरा तोरा खातिर जरूरी है, ओकरा ज्यादा प्लांटो खातिर जरूरी है।
क्योंकि प्लांट नहीं रहेगा तो हमारा थोड़ा ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे मित्र, जो प्लांट हैं या हम और आप हैं, ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये कहां से ले रहे हैं? आप कहेंगे सर वातावरण से ले रहे हैं। तो प्लांट और जीव जो आप जिसको महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्थल में रह रहा है तो आप इसको स्थलीय जीव के रूप में रेफर कर दे रहे हैं। तो स्थलीय जीव तो वायुमंडल से ले रहा हो सर ऑक्सीजन, लेकिन जो जीव जल में है चिला, वो कैसे ऑक्सीजन लेगा? ऑक्सीजन तो उसके लिए भी जरूरी होगा, और जो प्लांट जल में है तो ऑक्सीजन तो उसको लिए भी जरूरी होगा। तो मेरे मित्र, क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैस जो हैं वो जल में इसी विसरण प्रक्रिया के थ्रू क्या होते हैं? घुल जाते हैं, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग जो जलीय जंतु और पौधे होते हैं वो क्या करते हैं सर? उपयोग करते हैं। तो ये विसरण कोई छोटा मोटा प्रक्रिया नहीं है चिला, बहुत ही आप कह सकते हो कि जीवन रूपी प्रक्रिया है, या आप कह सकते हो इस पे जीवन डिपेंड करता है। अगर विसरण की प्रक्रिया वायुमंडल में ना हो और सर हमारे बॉडी के साथ ना हो तो फिर चीजें बहुत जटिल हो जाएगी। हम लोग का जो सेल है वही नहीं काम कर पाएगा। जब सेल में आएंगे तो बताएंगे विसरण कैसे होता है, वहां पे भी चर्चा करना है। अभी के लिए बहरहाल इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि पदार्थ के कणों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। ठोस के कणों में विसरण कम देखने को मिलेगा, द्रव में सर ज्यादा। और द्रव में जो विसरण होगा वो ठोस का भी हो सकता है, द्रव का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। समझ में आया चिला? अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस से विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होती है। तो मेरे मित्र, जो आपका जल में घुलित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है सर? जलीय जंतु के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो अगर आपसे यहां पे सवाल पूछा जाए कि जलीय जंतु जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करती है, तो जल में ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा घुलता है? आप कहेंगे विसरण प्रक्रिया के द्वारा घुलता है। आगे मेरे मित्र कह रहा है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। और साथ ही मेरे मित्र आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ये चीज तो मैंने आपको आने के साथ ही बता दिया था कि ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम और सर द्रव में ठोस की अपेक्षा ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा आप कहेंगे ज्यादा होगी। अब मेरे मित्र आगे क्या कह रहा है? आगे यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि गैसीय अवस्था क्या है। मेरे मित्र यहां पे ध्यान दीजिएगा कि गैसीय अवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उसका पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारा भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। मेरे मित्र फिर आपको इसी चीज को समझाने के लिए यहां पे एक एक्टिविटी बताया गया है कि 3 गो सिरिंज ले लीजिए और एक सिरिंज में पानी डाल दीजिए, एक में हवा रहने दीजिए, एक में चौक डाल दीजिए और तीनों को दबा के देखिए। आप कहिएगा सर पानी वाला दब जाएगा, हवा वाला दब जाएगा, लेकिन चौक वाला नहीं दबेगा। तो हवा वाला सबसे ज्यादा दबेगा, इसीलिए हवा सर सबसे ज्यादा संपीड्ड होगा। और इसका मोटो क्या है कि आपको पहले ही ये क्लियर कर देना कि whenever we discuss about the gaseous state of the matter, whenever we discuss about the gaseous states of the matter, we can say that the compressibility capacity of the gas is very high। मतलब जब कभी भी हम पदार्थ के गैसीय स्वरूप की बात करेंगे तो गैसीय स्वरूप वाला जो पदार्थ होंगे चला उसकी जो संपीड़ता होगी वो ठोस और द्रव से भी क्या होगी सर ज्यादा होगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि सर जो गैस के कण होते हैं, जो गैस के कण होते हैं चिला सर, उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से उसके कण की गतिज ऊर्जा ठोस और द्रव की अपेक्षा ज्यादा होती है। और मेरे मित्र जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि सर उसके किसी भी अणु को आप कभी भी कहीं पे भी सर क्या कर सकते हो सर संपीड़ित कर सकते हो, यानी कि दबा सकते हो। आगे मेरे मित्र क्या कह रहा है? आगे यहां पे कह रहा है थोड़ा सा अगर हम और इसके पन्ना को यहां पे पलटे तो कह रहा है कि हमने देखा कि
ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होती है और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में सर सभी में क्या होते हैं सर, संपीड़ित रूप से गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है और संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। और मेरे मित्र इसीलिए आप सभी देख पाते होंगे कि गैस का सिलेंडर इतना गोगा रहता है और उसमें 15 लीटर गैस रहता है। क्यों? क्योंकि सर इसकी संपीड़ितता ज्यादा है, तो सर इसके आयतन को हम लोग दबा करके क्या करते हैं सर, कम कर सकते हैं। और इसीलिए तो चला जब हम लोग किसी भी द्रव को क्या करते हैं, सॉरी किसी भी गैस को जब सिलेंडर में भर रहे होते हैं तो उसको द्रव अवस्था में भरते हैं। सर जब हम लोग उसको दबाते हैं तो सर उसके जो कण हैं वो चिपक जाते हैं और वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, द्रव के फॉर्म में आ जाते हैं। मेरे मित्र आगे कह रहा है कि संपीड़न की वजह से ही इसके अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अब मेरे मित्र यहां पे एक और चीज समझाया जा रहा है कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, ये गंध हमें कैसे पहुंचती है। मेरे मित्र कल मैंने अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल बताया था, आज हम आपको मीट चावल वाला एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करो आप पढ़ रहे हो रात को और आपको सामने से पता है कि आज घर में मीट बनने वाला है, आप दरवाजे पे बैठ करके पढ़ रहे हो चिल्ला, और इधर सर जो घर में लोग हैं वो मीट बना रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गरम मसाला वगैरह पड़ने के बाद क्या होता है चला, एकदम नाक में स्मेल आना शुरू हो गया। तो पढ़ाई पे ध्यान कम रहता है और पेट पे ध्यान ज्यादा रहता है। मतलब ऐसा लगेगा कि भूख लग गया है और मतलब एक आध पीस मिल ही जाता तो सही रहता, मतलब ऐसा मन में आतुरता आती है। किसके वजह से? तो सर जो खाना बनने का या मीट बनने का सर स्मेल है, मैं मीट का ही नहीं कह रहा हूं, कोई भी खाना जो आपके लिए टेस्टी है, जो उसका स्मेल है वो बहुत तेजी से किचन से आपके पास तक पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि जो स्मेल पहुंच रहा है वो गैस के रूप में है और हम सबों को मालूम है कि जो गैस के कण होंगे वो बहुत दूर दूर पर होंगे, जिस वजह से उसके कण अपने सतह में बहुत तेजी से गति कर रहे होंगे। क्योंकि इसके कणों को बांध के रखने वाला कोई बल नहीं है तो सर ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा रहे होंगे। और मेरे मित्र सबसे बड़ी बात तो ये कि सर एक तो इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा है जिस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है इसके कणों की। दूसरा सर ये गर्म हो रहा है तो उसमें ऊर्जा मिल रहा है, तो सर ये और तेजी से विसरित हो रहा है। तो मेरे मित्र कोई भी स्मेल जो हमें महक आता है या खाना बनाने का गंध, या आप ये कह सकते हो कि घर में एलपीजी लीक होता है हमको पता चल जाता है, ये सब के सब गैस के किस गुण के चलते हो रहा है? तो सर गैस में विसरण दर ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है और गैस के विसरण गुण के चलते ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सर गैस को एक दूरी से भी पता लगा पा रहे हैं या एक दूरी से भी उसको हम लोग स्मेल कर पा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि जो खाना का गंध होता है वो वायु में मिल जाता है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाता है और यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रव एवं विसरण से करें, कणों का तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आपके मन में मलाल रहेगा कि गुरुजी गैस के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आज का क्लास भी आपका थोड़ा सा लग रहा है लंबा हो गया, 50 मिनट के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर एक क्लास और लगेगी, चला ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर हम लोग गैस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसका न तो आकार निश्चित होता है, इसका न तो आकार निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है, न ही आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। मेरे मित्र नोट करके कुछ स्पेशल पॉइंट लिख लेंगे, यहां पे नोट करके कुछ स्पेशल पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, कि गैसों में संपीड़न सबसे ज्यादा होती है, गैसों में संपीड़न सबसे ज्यादा होती है। गैस का घनत्व निम्न होता है। इसका घनत्व क्या होगा सर, निम्न होगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि गैस का घनत्व निम्न होता है और साथ ही गैस में या गैस की
विसरण दर, गैस की विसरण दर, विसरण दर सबसे ज्यादा होती है। गैस में विसरण की दर या विसरण दर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बाद बाकी और मेरे मित्र कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। घनत्व इसका क्या होगा सर, आप कहेंगे सर निम्न होगा, और ये सबसे ज्यादा संपीड़ित होगा। गैसों में संपीड़न सबसे ज्यादा होगी और विसरण दर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और मेरे मित्र चूंकि आप सभी ने भी देखा है, यहां पे अगर हम एक बार फिर से यहां आना चाहें तो आप सभी इस मोड़ पे एक बार ठहरिएगा 2 सेकंड के लिए, और ये याद रखिएगा कि ये जो चेला सॉलिड है इसके कणों की गतिज ऊर्जा, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड के कणों की गतिज ऊर्जा, सॉलिड के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ध्यान में रखेंगे, न्यून। और अगर हम बात करेंगे द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा की, अगर हम बात करेंगे द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा की, द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ठोस से ज्यादा, क्या कहिएगा, ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा। और साथ ही अगर गैस के कणों की गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गैस के कणों की, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। बाद बाकी चला अगर बात की जाए इसके प्रॉपर्टीज की, तो आप सबों को मालूम है। इसी तरीके से द्रव की आप सभी कह सकते हैं सर, गैस की आप सभी कह सकते हैं। ये कणों के सर स्टेटमेंट, और आप ये कह सकते हैं सर उसकी जो प्रकृति है उसी को यहां पे बताया गया है। चूंकि मेरे मित्र गैस के कणों की जो सर गतिज ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, और ये मतलब सतह में अनियमित रूप से जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं, और इसीलिए ये बर्तन की दीवारों पर बल लगाते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ये गैस का दाब यहां पे लिख लेना, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है तो आप सभी परेशान हो जाते हैं। अगर गैस का दाब आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी कहेंगे कि गैसों के कणों के द्वारा, गैसों के कणों के द्वारा, गैसों के कणों के द्वारा बर्तन की दीवार पर, बर्तन की दीवार पर लगे बल से उत्पन्न दाब, लगे बल से उत्पन्न दाब गैस दाब कहलाता है, गैस दाब कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। मेरे मित्र आगे हम लोग पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन किस तरह से होता है, तापमान और सरदाब का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आप पदार्थ के तीनों ही अवस्था को बखूबी समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप सबों को सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।